अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, नामदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम यूनिट नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से आते हैं। इसमें हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ गैस, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड गैस लॉ, इंटरनल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ से हमारे पास आप सब जानते हैं इसके जो डिफरेंट प्रोसेसेस बनते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये सारे प्रोसेस इंशाल्लाह देखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्मोडायनेमिक स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर एंटीटेस्ट में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हम लोगों ने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो बुक रीडिंग करनी है वो तो हमने करनी है, but particularly my lecture, you know that it is constrained within the limits that I'll have to discuss over here. The questions, the techniques, the concepts from where normally एंटीटेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं KMT के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which of the following is not a postulate of kinetic molecular theory of the gases? So let's see. Collisions of the gas molecules is or are perfectly inelastic. स्टूडेंट्स, हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो collisions होते हैं मॉलिक्यूल्स के with themselves as well as with the walls of the container, those collisions are perfectly elastic. It means that this one cannot be the postulate. So should we select this one? ऐसा भी मुमकिन है, बाज़ का बच्चे क्या करते हैं, वो एंटीटेस्ट में फौरन से पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब तक आप सारी ऑप्शंस पढ़ नहीं लेंगे आप कभी भी फैसला नहीं करेंगे। दिस इज the most important advice. बीटा को पढ़ते हैं। The molecules are continuously exerting forces on each other. Well students, we know that gas के जो molecules होते हैं they do not have intermolecular forces. इसका मतलब वो continuously एक दूसरे पर force exert नहीं करते। They only apply the force when they suffer collision with each other or with the walls of the container. It means this one is obviously what is not the kinetic molecular theory postulate. So student, अब आप चार्ली ना भी पढ़ो तो पता चल जाता है that delta is the answer. But आज कोशिश ये होती है कि MCQs में हम सारी चीजें आप तक ले आए। तो चार्ली भी हम लोग रीड कर लेते हैं। A finite volume of the gas must have intermediate number of molecules. तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। Finite volume of the gas may have infinite number of molecules. So it means these all are, ये सारा के सारे हमने ऑप्शन जो देखे तो एक्चुअली बेसिकली हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को मुकम्मल तौर पे रिवाइज कर लिया। स्टूडेंट, प्रेशर ऑफ अ गैस आप सब जानते हैं फिंगर टिप से होता है, FSE का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात आती है एंटीटेस्ट में। एंटीटेस्ट में वही लॉन्ग टॉपिक जो 4 पेजेस तक जाता है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसमें से क्या आएगा आइए देखते हैं। प्रेशर ऑफ द गैस में से आपने जो याद रखना है दैट इज दिस रिलेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी रिलेशन में मौजूद हैं। स्टूडेंट आइए देखते हैं। इफ n and v, n क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड v इज द वॉल्यूम, आर केप्ट कांस्टेंट। अगर मैं इनको कांस्टेंट कर देता हूं, देखिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। बिल्कुल सही है। लेटर ऑन हम सारे प्रोसेस भी बड़ी डिटेल से देखेंगे। तो अगर ये चीज ये दोनों कांस्टेंट में कर लेता हूं तो इट्स वेरी सिंपल फॉर मी दैट फॉर in spite of placing an equality sign over here, I can place a proportionality sign. So pressure becomes directly proportional to this term. Now what is this term? This is the most important thing. These are the signs of average and this is no doubt the kinetic energy. Now ये कौन सी average kinetic energy है या कौन सी mean kinetic energy है? Should I call it translational kinetic energy? Should I call it वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी? शुड आई कॉल इट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? तो बेटा याद रखिएगा, हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें, गैस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करते, वो रोटेट भी नहीं करते। इट मींस दैट हम जिन गैस मॉलिक्यूल्स को लेकर चलेंगे उसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। लेटर ऑन मैं आप लोगों से कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस करूंगा जहां पे हमारे पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से
भी सवाल आ सकता है, तब हम क्या जवाब देंगे, विल सी टू दैट। बट अब बहुत क्लियर हो गया कि अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं, जिसमें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। सो आई कैन सिंपली से वन थिंग, दैट दिस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी, प्रेशर इनके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अब सिर्फ इस रिलेशन को लेकर आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम, अब देखिए हाफ भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, तो टर्म जो चेंज हो सकती है दिस इज वी, और वी के ऊपर क्या, स्केयर। अब ये चीज क्या है जरा गौर से देखिएगा, ये सिंबल है मीन का, इसका मतलब मीन, उसके बाद क्या आया, स्केयर, और अंदर क्या है, वेलोसिटी। इसे कहते हैं मीन स्केयर वेलोसिटी। आइए मैं आपसे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करता हूं। यानी यहां से जो सवाल एंट्री टेस्ट में बार बार आते हैं, सबसे पहला सवाल, इफ v इज डबल्ड, सपोज करें मैं v को डबल कर देता हूं। अगर मैं v को डबल कर दूंगा तो ये स्केयर क्या कर देगा, ये 2 को 4 टाइम्स बना देगा। इसका मतलब नया वाला प्रेशर जब 2v प्लेस किया जाएगा, स्केयर विल मेक इट 4, इट मींस दैट न्यू प्रेशर विल बिकम 4 टाइम्स द प्रीवियस प्रेशर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्निंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यहां पर कॉन्सेप्ट का अकीदे का क्वेश्चन आता है, जरा गौर से देखिएगा। इफ एवरेज वेलोसिटी, मैंने क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, स्टूडेंट याद रखिएगा गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम होती है। इसका मतलब यह कि अगर जिस वेलोसिटी के साथ एक मॉलिक्यूल इधर जाएगा, दूसरा उसी वेलोसिटी के साथ इधर जाएगा, और जब वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी तो फिर वेक्टर होने की वजह से नेट रिजल्ट 0 आएगा। तो हमारी बुक में भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है दैट व्हाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज 0 बट द स्केयर ऑफ दैट वेलोसिटी इज नॉट 0, क्योंकि स्केयर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने फौरन से पहले इसको टिक नहीं करना, बल्कि आपने नॉट पॉसिबल को सिलेक्ट करना है, यही आपके पास होगा, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, थर्ड वन। इफ मीन स्केयर स्पीड, जो कि मैंने अभी आपसे बात की, मीन स्केयर वेलोसिटी, बात का स्पीड भी कहता है इज डबल्ड, अगर मैं उसको डबल कर दूं। अब टेक्निकल पॉइंट ये है कि वो इस पूरी की पूरी टर्म को डबल कर रहा। इस पूरी की पूरी टर्म को डबल करने का मतलब ये है कि मैं इस पूरी टर्म को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो स्केयर तो इसके ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब नया वाला प्रेशर पहले वाले प्रेशर से डबल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ रूट मीन स्केयर स्पीड इज डबल्ड, ये मैं बात करता मीन स्केयर की। अब बात करूं रूट मीन, रूट का मतलब क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। तो अगर अंडर रूट मौजूद हो तो फिर क्या होगा, देखिए इस अंडर रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है, अगर मैं कहता हूं ये डबल हो गई है, तो मुझे एक बात बताओ कि कब बाहर 2 कब आ सकता है, जब इस अंडर रूट के अंदर लाजमी 4 हो, और अंदर 4 तभी आ सकता है अगर मैं वेलोसिटी को या एवरेज स्पीड को डबल करूं। इसका मतलब एवरेज स्पीड को डबल करूं, तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने सबसे पहले किया था। इट मींस जहां पर भी प्रेशर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4 टाइम्स। सो एक्सप्लेनेशन इज गिवन एट द लास्ट, मैंने इसको आपसे शेयर किया। स्टूडेंट ये थे प्रेशर से रिलेटेड कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड गैस लॉस, हम सिर्फ इसके रिजल्ट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस वन, टेम्परेचर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बॉयल्स लॉ को यहां से आसानी से ड्राइव किया जा सकता है। सिंपली व्हाट वी से, अभी हमने कहा कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो बताइए ये टर्म चेंज होगी, जी नहीं, ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब अब अगर मैं वॉल्यूम को उस तरफ ले जाता हूं तो यहां पे सारा कुछ कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। केमिस्ट्री में आप लोगों ने इसको बहुत डिटेल से देखा हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्स होंगे। इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। हमारे फिजिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, कि हमारे पास बॉयल्स लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। चार्ल्स लॉ की बात कर लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तब क्या होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए
तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपस में एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरनल एनर्जी। एंटीडेस में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंटरनल एनर्जी से आते हैं। अब इंटरनल एनर्जी क्या है हम पढ़ चुके हैं। इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। इसका मतलब मैं सारी की सारी काइनेटिक एनर्जीज को जमा करूं सारी की सारी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज में, तो मेरे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा, आई कैन कॉल इट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को लेटर यू से रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिक्स में। अब काइनेटिक एनर्जीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आप जानते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नंबर 3 वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और मजे की बात यह कि पहले ही पॉइंट पर हम इन दोनों को इसलिए डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं अपने इस लेक्चर में कि हम मोनोटॉमिक गैस को लेकर चल रहे हैं जिसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज नहीं होती। इसका मतलब हमारे पास यहां से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आई जो कि प्लस होगी। अब इधर आ जाइए, पोटेंशियल एनर्जीज में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल होता है उसको कहीं फिक्स होना चाहिए और उसको वाइब्रेट करना चाहिए, तभी इसमें ये हो सकती है। तो आप सब जानते हैं गैस मॉलिक्यूल तो फ्रीली मूव करते हैं, उनमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो हो ही नहीं सकती। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप सब जानते हैं द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस इन मास, mgh अप्रोक्सीमेटली 0, तो ये भी मुमकिन नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बात मैं आप सबसे पहले कर चुका हूं कि गैस मॉलिक्यूल्स में अगर मैटर की तीनों स्टेट्स को का कंपैरिजन किया जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहां से हमारे पास 0 आया, विच मींस फाइनली इंटरनल एनर्जी इट विल बी इक्वल टू आई एम सेइंग इक्वल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, हमने ये चीज देखी सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनल एनर्जी is equal to average translational kinetic energy. It is directly proportional to temperature, it is directly proportional to internal energy. A very important point, well internal energy is a state function. याद रखिएगा internal energy जो है वो एक state function है, जिससे मुराद क्या है, that it depends upon initial and final state, और state में भी रास की बात बताता हूं टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करी, वो इनिशियल फाइनल स्टेट पर या इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करी है। कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि इंटरनल एनर्जी की डिपेंडेंस मुकम्मल तौर पे है टेम्परेचर पर। हाउ, लेट्स सी। स्टूडेंट, सपोज a system undergoes a change of state from point A to point B. State variables pressure, volume and temperature. पहले pressure P1 था, volume V1 था, temperature T1 था, और अब pressure finally P2, V2 और T2 हो गया। अब वो ये कह रहा है कि यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमारे पास 3 पाथ्स हैं। आप ऐसे भी लेके जा सकते हैं सिस्टम को, कोई प्रोसेस ये भी है, ये भी सपोज करें कोई प्रोसेस है, दिस इज द पार्ट 2, और ये भी एक प्रोसेस विच इज द पार्ट 3। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई हमसे पूछे बताओ इन तीनों में से किस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पर। तो हमें पाथ्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर को पेश नजर रखेंगे। आइए इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखते हैं। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन डेल्टा टी और T1 एंड T2, नॉट ऑन द पाथ 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सपोज करें आपने कंपैरिजन किया तो ये देखा कि दोनों का टेम्परेचर सेम था। इसका मतलब डेल्टा टी क्या था, 0। अगर डेल्टा टी 0 था तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0, और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्या मैंने प्रोसेस देखा, मैंने पाथ देखा? नहीं, मैंने सिर्फ टेम्परेचर के चेंज को देखा, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को देखा, तो मुझे इस चीज का पता लग गया कि इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, कम हुई है, या उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड पॉसिबिलिटी, सपोज करें बाद वाला टेम्परेचर T2 पहले वाले टेम्परेचर से बड़ा, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता तो टेम्परेचर का जो चेंज होता वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता। सो दिस इज पॉजिटिव, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई,
उसका चेंज पॉजिटिव होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई, चेंज पॉजिटिव है। ये कौन सा प्रोसेस हो सकता है? वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी बुक के अंदर रहते हुए, ताकि आपको अभी से याद तैयारी आपकी हो जाए, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अगर T2 इज लेस देन T1, फिर टेम्परेचर का डिफरेंस नेगेटिव होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, नेगेटिव होगी, और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इसकी एग्जांपल होती है। स्टूडेंट, अब यही वो बात जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कर रहा था कि मैं आपसे एक और डोमेन भी डिस्कस करूंगा, अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। तो हमारी बुक में साइड इंफॉर्मेशन मौजूद है कि डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक बॉन्ड होता है और ये एक दूसरे के गिर्द रोटेट भी कर रहे होते हैं और दे समटाइम्स वाइब्रेट एज वेल। इसका मतलब उनमें हर तरह की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। इट मीन रोटेशनल भी हो सकती है, ट्रांसलेशनल तो होती है, वो सब जानते हैं, वाइब्रेशनल भी हो सकती है। तो इसमें आपने डेल्टा को सिलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेल स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक, कन्वेंशंस फॉर वर्क एंड हीट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वर्क और हीट के हवाले से हम क्या कन्वेंशन ले सकते हैं? तो वर्क के हवाले से देखते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने काम किया है तो याद रखना क्या होगा? एक्सपेंशन होगी, ये कभी नहीं भूलना। क्या हो रही होगी? एक्सपेंशन हो रही होगी। इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम का चेंज क्या होगा? वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कभी नहीं भूलना। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। याद रखिएगा, सिस्टम हमारा, आप कह सकते हैं सिर्फ याद रखने के लिए, यस, ताकि आपको कभी ना भूले। सपोज करें सिस्टम हमारा हीरो है और हीरो जो काम करे वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वी विल कंसिडर इट पॉजिटिव। तो ये आसानी से याद हो गया, ताकि केमिस्ट्री में भी इसका इन्वर्स होता है, हमारा आपस में क्लैश ना हो। तो सिस्टम आज से हमारा क्या है? हम इसे नाम दे देते हैं, दिस इज आवर हीरो। स्टूडेंट, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब सिस्टम पे काम हो रहा है, तो सिस्टम पे काम कौन कर रहा होगा? सराउंडिंग कर रहा होगा, यानी सिस्टम को दबा रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सिस्टम को दबाया जा रहा है, सिस्टम को दबाया जा रहा है, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ऐसा काम हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जनाब, हमारे हीरो को कोई क्यों दबाए? तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हम आसानी से याद कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्यू यू मे कॉल इट हीट एनर्जी, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसे एनर्जी ये कहता हूं कि सपोज करें दैट इट इज गिवन टू द सिस्टम। याद रखिएगा, हीट एनर्जी अगर सिस्टम को दी जाएगी तो उसे हमेशा पॉजिटिव कहा जाएगा, एंड इफ इट इज टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो हमारे पास कन्वेंशन है जिसे आपने याद रखना। हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है? जब भी हीट एनर्जी ऐड होगी किसी भी सिस्टम में या जो भी चेंज उसमें आएगा, पार्टली वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के तौर पे अपीयर होगी एंड पार्टली इट अपीयर्स एज द वर्क डन। देखें, ये भी एनर्जी, इसका यूनिट भी जूल, इंटरनल एनर्जी भी एनर्जी यूनिट जूल, और वर्क का यूनिट भी जूल। आई कैन सिंपली से दैट इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स can be called as the manifestation of law of conservation of energy. Well students, हम next topic की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम 4 एप्लीकेशंस देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसो का मतलब सेम, सेम का मतलब ये चेंज नहीं होगा। क्या? थर्म का मतलब टेम्परेचर, इसका मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अब मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने बारहा आपसे बात की कि टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या चेंज होगी? बोले इंटरनल एनर्जी। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं प्लेस करूं तो आप यहां पर डेल्टा यू हमारे पास जीरो है, तो हमारे पास रिलेशनशिप डेल्टा Q इज इक्वल टू W आ जाएगा। अब बच्चा यहां पे सोचता है जनाब ये तो मैं छा गया। अगर बच्चे से आप पूछें कि बताओ कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क ज्यादा होता है, तो बच्चा फौरन कहेगा कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क ज्यादा होता है, कि जी उसमें सारी की सारी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा, यहां तक तो बात ठीक है कि सारी की सारी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, ये बात तो ठीक है। उसके लिए तो आइसोथर्मल प्रोसेस को नंबर मिलने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसमें वर्क मैक्सिमम है, तो याद रखिएगा ये हीट एनर्जी
बहुत कम होती है। इट इज नॉट दैट एनर्जी, इतनी ज्यादा नहीं होती कि बहुत बड़ा वर्क आपको मिल सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। हीट तो जो दी जाती है, स्लो हीट दी जाती है ताकि हीट जाके गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को चेंज ना करे, सिर्फ मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जिसको एब्जॉर्ब करें और फौरन एब्जॉर्ब करके एक्सपेंशन करवा दें, वर्क हो जाए। जब एक्सपेंशन में ही सारी एनर्जी यूज हो जाएगी तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेंगे, वर्क कर देंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट, प्रेशर वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका ग्राफ ज्यादातर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम के लॉन्ग प्लॉट किया जाता है, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया जाता है, प्रेशर को वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये हमारे पास इस तरह का एक कर्व आएगा, इसे आइसोथर्म का नाम दिया जाता है। वी कॉल इट आइसोथर्म, बच्चों हम इसे आइसोथर्म का नाम देते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, इट इज लेस स्टीपर, ये लेस स्टीपर है, विच मीन्स इसकी स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम एंड कोर मीन्स वॉल्यूम। सो वॉल्यूम यहां पे कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। देखिए जब आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, सपोज करें यहां पे मैंने स्टॉपर्स लगा दिए, जब मैंने यहां पे स्टॉपर्स लगा दिए तो साफ सी बात है अब एक्सपेंशन तो हो ही नहीं सकती, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकती, तो क्या चीज जीरो होगी, वर्क नहीं हो सकता, सिस्टम पर भी काम नहीं हो सकता, सिस्टम भी काम नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ऑन हीटिंग और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ऑन कूलिंग। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस शक्ल का हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। तो अगर यहां पे कोई आपसे एंटीटेस्ट पे क्वेश्चन करता है कि कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें वर्क नहीं होता, तो दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। स्टूडेंट अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, यू कैन सी दैट कि हमारे पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम रहा, प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है मगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसकी स्लोप क्या है, दैट इज इंफिनिटी। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड पर जाते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोबार, बार का मतलब प्रेशर। यहां पे आप नुक्ता याद रखना, बहुत अहमियत का हामिल है कि जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फिर हमारे पास जो वर्क होगा इट इज P इंटू डेल्टा वी, यानी प्रेशर तो वही रहा मगर से वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो यहां से एक और चीज का पता चला कि अगर थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वर्क निकालना है या एनर्जी निकालनी है तो इट इज व्हाट, इट इज द एरिया अंडर पी वी कर्व, एरिया अंडर पी वी कर्व। ये बात बहुत अहम है, आपने इसको याद रखना। मैं कोशिश करता हूं थोड़ी देर में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस हवाले से अभी आपसे शेयर करते हैं। तो यहां पर हमारे पास हीट भी आई, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आया और वर्क भी हुआ, जो हमेशा आप क्या लिखेंगे, P डेल्टा V। तो ये नहीं भूलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, P डेल्टा V सिर्फ और सिर्फ आइसोबैरिक में आता है। स्टूडेंट्स तो दिस इज द ग्राफ जिसमें प्रेशर तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। स्टूडेंट्स एडियाबैटिक प्रोसेस विच इज द लास्ट वन, इसमें हीट कांस्टेंट रहेगी। अब हीट कांस्टेंट से मुराद क्या है कि चेंज इन हीट जीरो है, मुराद ये है हीट ना सिस्टम में आ सकती है ना सिस्टम से बाहर जा सकती है। विच मीन्स आप क्या करेंगे, आप सिस्टम को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पे इंसुलेशन दे देंगे, इंसुलेशन कर देंगे ताकि डेल्टा क्यू जीरो हो। तो क्यू कांस्टेंट हो गया, क्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सपोज करें एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन एडियाबैटिक प्रोसेस एक बड़ा फास्ट प्रोसेस है, बहुत सडनली होता। तो अगर अचानक से टक करके फॉर एग्जांपल ये कंप्रेशन हो जाएगी तो याद रखिएगा बाहर से एनर्जी, हीट एनर्जी तो नहीं आई मगर एनर्जी आई है। अब आप कहेंगे अभी आपने कहा हीट एनर्जी आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, आप कह रहे हैं हीट एनर्जी नहीं आई मगर एनर्जी आई है। तो सुने, एनर्जी आई है मैकेनिकल एनर्जी, सराउंडिंग ने काम किया है, सराउंडिंग ने इसे कंप्रेस कर दिया है, तो मैकेनिकल एनर्जी इसकी बॉडी में आएगी जिसकी वजह से इसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। वर्क क्या होगा, वर्क नेगेटिव होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, मगर वर्क क्या लिया जाएगा, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। और अगर एक्सपेंशन होती है तो एक्सपेंशन हुई है तो सिस्टम अपने बिहाफ पे वर्क करेगा, जब अपने बिहाफ पे वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी तो बाहर चली गई, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग, एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग। तो इस तरह की एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी का
चेंज अगर मैं बात करूं, इट इज टेकन एज नेगेटिव। मगर वर्क क्या होगा? वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसने किया? हमारे हीरो ने, यानी सिस्टम ने। हमारे हीरो ने यानी सिस्टम ने वर्क किया। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये स्टीपर होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल से, ये स्टीपर होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। सो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे आप लोगों ने याद रखना है। आइए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन, इफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर। अब बड़ी सिंपल सी बात, आप किसी भी शख्स से पूछें कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसके टेम्परेचर के साथ क्या होगा, वो कहेगा भाई ये कौन सा मसला है, सिंपल सी बात है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी तो एक प्रोसेस है ना, जिसमें हम हीट देते हैं मगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो पता ये चला कि मस्ट राइज तो हो ही नहीं सकता, मे राइज हो सकता है राइज करे, मे नॉट चेंज हो सकता है चेंज नॉट, बिल्कुल सही है। तो कौन सा हुआ? डेल्टा, बोथ बी एंड सी। तो आज हमने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की एक नई दुनिया को देखा कि आज के बाद हम में से कोई ये नहीं कहेगा कि किसी सिस्टम को हीट अप करें उसका टेम्परेचर बढ़े, हमेशा ये जरूरी नहीं है। हो सकता बढ़े, हो सकता कांस्टेंट रहे। तो इट मे बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन से मुराद अचानक सडन एक्सपेंशन। तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है, उसमें सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करता, काम कर लेता, उसे बाहर से एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी बाहर चली जाती है सिस्टम से, किसके पास? सराउंडिंग के पास। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन हीट एनर्जी ना आएगी ना जाएगी। तो कौन सा जवाब होगा? डेल्टा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर जगह पर जो अहम अहम जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो सारे के सारे आज हम पॉकेट करें। वेल स्टूडेंट, इसके बाद फॉर एन एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में बाय वन गेट वन फ्री, इसका उल्टा प्रोसेस होगा। जाहिर है बाहर से काम होगा, बाहर से मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम में आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा इज द आंसर। अब एक और मजे की बात, अब आपके लिए आसान होगा इंशाल्लाह। हीट नीदर एंटर्स नॉर लीव्स आ सिस्टम। हीट किसी सिस्टम में आ भी नहीं रही, जा भी नहीं रही। बोलो उसके टेम्परेचर के साथ क्या होगा? तो अभी भी हो सकता है अक्सर बच्चे के भाई ये कौन सा मसला, उसको कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अभी आपने एडियाबैटिक प्रोसेस देखे जिसमें हीट आ भी नहीं रही, जा भी नहीं रही, मगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो पता ये चला इट मे राइज, इट मे फॉल। सो डेल्टा बोथ बी एंड सी, इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए, आई होप आपने एंजॉय किया। आइए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोवाइड्स अस मैक्सिमम वर्क डन ऑन अ सिस्टम। ये बहुत मजे की बात है। वर्क डन बाय द सिस्टम। आइसोथर्मल प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आइसोथर्मल नहीं हो सकता, अब इसको हमने शेयर किया था। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत टेक्निक इनसे आपको सिखाऊंगा। क्या वो आइसोकोरिक होगा, क्या वो एडियाबैटिक होगा या आइसोबैरिक होगा? तो सुनिएगा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि जो वर्क निकाला जाता है इट इज द एरिया अंडर पीवी कर्व। तो बच्चों अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व सबका इकट्ठा ड्रॉ करूं, ये इसका कर्व है आइसोबार का, ये आइसोथर्म का, ये एडियाबैट का, तो बताइएगा कौन सा कर्व है जिसमें सबसे सारा का सारा एरिया आ जाएगा? बिल्कुल सही है, दैट इज आइसोबार। तो बेटा पता चला कि आइसोबैरिक प्रोसेस वो है जिसका मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूं, पी डेल्टा वी, आपने कभी नहीं भूलना, इसमें हमारे पास मैक्सिमम वर्क होता है क्योंकि एरिया अंडर आइसोबार इज मैक्सिमम। देन आइसोथर्म, उसके बाद यानी दूसरे नंबर पर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तीसरे नंबर पर एडियाबैटिक होगा, और आइसोकोरिक बेचारे के लिए वर्क हमारे पास क्या होगा? बताइए, गैस करें। जीरो, कोई वर्क नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं। वेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडियाबैटिक में एंटीडेज पढ़ाते हुए हम अपने स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा करते हैं। हम कहते हैं यार देखो बड़ी सीधी सी बात है, एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हवाले से वर्क और हीट एनर्जी तो जीरो होती है, तो दो चीजें रह गई हमारे पास, दैट इज वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चूंकि ये चीज जीरो है तो हमारे पास आ गया वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, या डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो हम ये कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि आपको या तो वर्क दिया होगा
या चेंज इन इंटरनल एनर्जी दी होगी, तो जो भी दिया होगा आप उसके दूसरा वो पूछेगा तो उसका बस सिंबल आप चेंज कर लीजिएगा। आइए ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं, फॉरेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तकरीबन तमाम फॉर्मेट्स में आने वाला क्वेश्चन है, फॉरेन एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब ये कीवर्ड है कंप्रेशन, प्लीज नहीं भूलना, बड़े ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क 100 जूल है। अब ये क्या कर रहा है जनाब, वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, उससे वर्क को 100 जूल लिख लिया। बच्चा क्या करेगा, बच्चा कहेगा वो इंटरनल एनर्जी पूछेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो अगर वर्क पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, फौरन से पहले वो अल्फा को सिलेक्ट कर लेगा। बच्चों ये गलती सारे स्टूडेंट्स करते हैं, और एंटी-टेस्ट में क्वेश्चन आया, जब ये क्वेश्चन आया तो तमाम बच्चों ने मिस्टेक्स की। तब से हमने अपने स्टूडेंट्स को एक टेक्निक सिखाई कि अगर वो एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात करता तो ये कीवर्ड होगा कंप्रेशन। कंप्रेशन में कौन काम कर रहा है, बताओ कौन काम कर रहा है? बिल्कुल सही है, सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, और उस वर्क को कभी पॉजिटिव नहीं लिया जाता, क्या लिया जाता है? नेगेटिव। इसका मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो यहां पे वर्क डन हमारे पास आएगा नेगेटिव है। अब आप ये नहीं चैलेंज कर सकते भाई ये तो नेगेटिव नहीं दिया हुआ, मुझे नंबर दो, क्योंकि उसने आपको ये लिखा हुआ है साथ, तो पता ये चला वर्क असल में नेगेटिव था, तो कौन सी ऑप्शन सही होगी? बीटा। अब आप पॉजिटिव को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे हम लोगों ने आपके लिए डेवलप किए। स्टूडेंट, एज वी नो दैट Cp इज ग्रेटर देन Cv, हम सब जानते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखिए एक बात तो पक्की है, जो हीट हम देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर वो बड़ी होती है डेल्टा क्यूवी से, अल्फा बिल्कुल सही है। लेकिन जरा गौर से देखिएगा, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मोल ऑफ अ गैस का, और जो 1 मोल ऑफ अ गैस का चेंज आता है इंटरनल एनर्जी में कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्या वो मुख्तलिफ होता है? याद देखिए, इंटरनल एनर्जी का चेंज असल में टेम्परेचर चेंज के बराबर होता है, और हम सब जानते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट चाहे प्रेशर की हो या वॉल्यूम की, डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 केल्विन का। तो जब डिफरेंस एक जैसा टेम्परेचर का, तो दोनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज भी एक जैसा होगा, ये बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब बराबर होगा। तो कौन सी ऑप्शन है? बोथ ए एंड सी। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्टूडेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, क्योंकि बाद का तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में वी हैव गॉट 100 इक्वल पार्ट्स, हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं। स्टार्ट कहां से होंगे? 0 डिग्री सेल्सियस से, और कहां तक जाएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस तक। बॉइलिंग वाटर, दिस इज द मेल्टिंग ऑफ, आप कह सकते हैं आइस, क्योंकि आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है, और स्टीम का इसलिए नहीं कह सकते 100, क्योंकि वो तो 100 से भी ज्यादा होता है। इसके 100 इक्वल पार्ट्स हैं, ये 0 से स्टार्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। केल्विन में भी 100 ही पार्ट्स हैं, स्टार्ट कहां से होगा? 273 केल्विन से कहां तक? 373 केल्विन तक। तो जब पार्ट्स इक्वल हैं तो पता चला इसकी एक डिवीजन और इसकी एक डिवीजन हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है, दैट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ केल्विन, क्योंकि दोनों की डिग्रीज हमेशा बराबर होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़ारेनहाइट के पार्ट्स 180 इक्वल पार्ट्स की जाते हैं, 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होगा, 212 तक जाएगा। तो ये हमारे पास एक पेट फॉर्मूला बनता है, मैंने एक ही जगह तीनों को रख दिया, ऊपर टेम्परेचर लिखे, नीचे जितने पार्ट्स में डिवाइड था केल्विन और सेल्सियस 100 पार्ट्स में, फ़ारेनहाइट 180, माइनस कर दिए जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिखे, तो अब हम कोई भी फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, इसका रिलेशन, तो आप इस तरह से फॉर्मूला को डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये मैंने डिफरेंट फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए यहाँ पे डेवलप कर दिए हुए, आपने इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, और मैट्रिक का बड़ा फेमस क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं -40 डिग्री। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस यूनिट a lot. Wish you best of luck. Take care. Assalamu alaikum warahmatullah.